हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। तो आइए आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड का क्वेश्चन बैंक करने वाले हैं। और ये हमारा बिहार डीएलएड का सेट नंबर जो है 10वां होगा। इसके पहले सारा हो चुका है, आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। सारा जो है करवाया हुआ है बहुत ही अच्छे ढंग से। आइए आज की इस क्लास में हम लोग शुरू करते हैं सेट नंबर 10, और इसमें हम जीके जीएस का करेंगे डिस्कशन। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्लास से। यदि आप चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और इस क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। पहला प्रश्न पूछा गया है, किस वर्ग में जीवों की संख्या जो है सबसे अधिक होती है। तो देखिए, अलग अलग जीवों को जो है अलग अलग समूह में बांटा गया है। किसी को मत्स्य में रखा गया है, किसी को सरीसृप में, किसी को कीड़ों में, कोई स्तनधारी होते हैं। तो उस प्रकार से जीवों को भी अलग अलग रखा गया है। तो कौन सी समूह में जो है सबसे अधिक जीवों की संख्या होती है वो बताना है। ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक जो जीवों की संख्या होती है वो कीट की होती है, यानी कि कीड़ा हो जाएगा। कीट को ही कीड़ा आप कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। कीड़ों की संख्या जो होती है वो सबसे अधिक पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए, स्तनधारी वर्ग में जो है, स्तनधारी वर्ग में मनुष्य भी स्तनधारी में आता है। नील सबसे बड़े स्तनधारी जो कहेगा आपको, तो जो आपका हो जाएगा वो ब्लू व्हेल हो जाएगा आपका। ठीक है, सबसे बड़े स्तनधारी कौन हो जाएगा, ब्लू व्हेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण है। तो मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या होता है वो आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, मृदा प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण क्या हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन में है रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग, जैविक खादों का प्रयोग, या सिंचाई, या इनमें से कोई नहीं। तो अब यहाँ से समझिए, तो हमारे पास जो सही आंसर हो जाएगा वो रासायनिक खाद के उपयोग करने से यहाँ पे मृदा प्रदूषण का कारण बनता है। जब आप खेतों में रासायनिक खाद का प्रयोग करेंगे तो मिट्टी का क्या होगा, वो प्रदूषण होगा। तो ये ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। जैविक खाद के प्रयोग से नहीं, बल्कि जैविक खाद का प्रयोग मृदा में करना चाहिए और जैविक खाद का ही प्रयोग करना चाहिए, ये आपका सलाह दिया जाता है। तो ये तो आपका गलत कथन दिया हुआ है, ये आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, रासायनिक खाद के अधिक प्रयोग से। देखिए, प्रस्तुत आरेख पौधे के तने का एक अनुप्रस्थ काट है और ए में क्या पता है। देखिए, ये क्या है, पौधे के जो तना होता है उसका एक अनुप्रस्थ काट दिया गया है। और यहाँ पे जो इस तरह से अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र में जो आपका इस तरह से बना करके जो है पूछा गया है कि बताइए ये वाला क्या होगा, यानी कि ए से इस को दर्शा दिया गया है, सबको ए से दर्शाया गया है। तो ये वाला जो होगा ए इसमें ये क्या दर्शाएगा। ठीक है, तो जो है आपको इसके बारे में आपको बताना है कि ये यहाँ पे किस चीज़ को संबोधित करता है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे जो है आपका ये क्या हो जाएगा, ये फ्लोएम हो जाएगा। फ्लोएम ऊतक को दर्शाता है। तो फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम जो होता है ये पादप में जो होता है ये भोजन का आदान प्रदान करने का काम करता है। वहीं जो जाइलम होता है ये आपका जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो आपका फ्लोएम ऊतक होता है ये क्या करता है आपका ना, द्विदिशीय गति होती है इसकी, जबकि जो जाइलम होती है इसके केवल एक दिशीय गति होती है। एक दिशा में भी कैसा होता है, तो जड़ से तना की तरफ, ये ध्यान रखिएगा। ये सभी बातें आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इंजेक्शन देने के पूर्व डॉक्टर स्प्रिट लगाते हैं। स्प्रिट लगाते समय हमारी त्वचा बहुत ठंडक महसूस करती है, ऐसा क्यों। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्प्रिट हमारे शरीर से जो हो, स्प्रिट क्या करते हैं, हमारे शरीर से ताप पा करके वो वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है, जब वाष्पीकृत होगा तो वाष्पीकरण से क्या होता है, वो ठंडक होता है। तो ध्यान रखिएगा, वाष्पीकरण से ठंडक होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ डी हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास ये हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बाल बाला बोल रहे हैं, बल का एसआई मात्रक जो होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है, वह क्या है। तो इसी को बल का एसआई मात्रक क्या ले लेते हैं, न्यूटन बोलते हैं। क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा बी हो जाएगा। और एक न्यूटन बराबर क्या होता है, तो एक न्यूटन बराबर होता है आपका 1 kg प्रति मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। हाँ, प्रश्न पूछा गया है कि कोलाइडी मिश्रण के कणों का माप क्या होता है। ध्यान रखिएगा, कोलाइडी मिश्रण के जो कणों का माप होता है वो 10 पे पावर कितना होता है, तो 10 पे पावर आपका -7 से लेकर 10 पे पावर -5 तक होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये सेंटीमीटर में दिया हुआ, इसीलिए सेंटीमीटर में आपको ये बातें बताना है। ठीक है, तो देख लीजिए कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ बी में आपको ये दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा।
और ध्यान रखिएगा जो कोलाइडी कण होता है ये आपका विलियन में क्या करता है, हमेशा तैरते रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कोलाइडी कण की ये विशेषता होती है, ये स्थिर नहीं रहता है। डैश एक जेली जैसी पदार्थ है जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तैरता हुआ पाया जाता है। तो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तैरता हुआ कौन सा पाया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो साइटोप्लाज्म इसको बोल देंगे। क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म कहेंगे, साइटोप्लाज्म ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए उसके बाद यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है यहाँ पे ये भी कोशिका के अंदर पाया जाता है, और कोशिका के अंदर इसका मुख्य काम जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये ऊर्जा का उत्पादन करता है, और इसके जिसके कारण इसका नाम भी पावर हाउस होता है। और ये ऊर्जा का उत्पादन जो करता है वो एटीपी के रूप में करता है। एटीपी का मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और यहाँ टी फॉर ट्राई मतलब 3 फॉस्फेट होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था उनके डैश के आधार पर किया गया। आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्या किया गया है, परमाणु संख्या को यहाँ पे आधार बनाया गया है। तो परमाणु संख्या आप देख लीजिए किधर है, तो परमाणु संख्या यहाँ है, परमाणु संख्या यहाँ है, तो इसी में से दोनों होगा। तो अब देखिए इसमें से पढ़िए होगा कौन। ठीक है, तो पहला क्या कहता है, ऊर्ध्वाधर कॉलम में परमाणु संख्या बढ़ना, ऊर्ध्वाधर 36 पंक्तियों में परमाणु संख्या बढ़ना, तो 36 पंक्तियों में परमाणु संख्या का बढ़ना, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। अच्छा, यहाँ एक चीज़ समझिए कि जो आधुनिक आवर्त सारणी का जो नियम दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो मोसले के द्वारा दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी बनाया किसने है, यदि ये आपसे पूछे बनाया किसने है, आवर्त सारणी को बनाया किसने है, तो वो हमारा बोर हो जाएगा, बोर ने बनाया, नील्स बोर ने बनाया है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या 118 है, और यदि आपसे ग्रुप पूछे कि बताइए वर्ग की संख्या कितनी है, तो वो 18 हो जाएगा, और आज आपसे यदि पीरियोडिक यानी आवर्त पूछे तो उसकी संख्या 7 हो जाएगा। किसी गतिमान वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा है तब होगा, एक सरल रेखा है। ठीक है, विस्थापन समय ग्राफ जो है कैसा, एक सरल रेखा है, तो वेग कैसा होगा, तो वेग जो होगा ये क्या होगा, ये देखिए सिंपल सी बात है, यदि इस तरह से सरल रेखा है तो वेग क्या होगा, क्या ये नकारात्मक होगा, नहीं होगा, शून्य होना चाहिए, तो शून्य होना चाहिए, शून्य हो सकता है, ये होना चाहिए, ये ऐसा कह नहीं सकते, यह शून्य नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, शून्य भी हो सकता है। ठीक है, शून्य भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी जाएंगे, ये शून्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। भारत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किस प्रकार का ऊर्जा का विकास होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो है ये आपका किस प्रकार का होता है, देखिए, तो ध्यान रखिएगा भारत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो होते हैं ये आपके सौर ऊर्जा का विकास किया जाता है, किसका, सौर ऊर्जा का विकास, और सौर ऊर्जा जो है आपका क्या है, एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। चलिए, और ध्यान इससे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि सौर ऊर्जा बनाने के लिए इसमें कौन सा तत्व का प्रयोग होता है, तो सिलिकॉन का, सिलिकॉन Si, इसकी परमाणु संख्या 14 होती है। ये सभी बातें जो है आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए हम बार बार ना रिपीट कर देते हैं। वसा और तेल वसा और तेल के ऑक्सीकरण को कहते हैं, तो वसा और तेल का ऑक्सीकरण को क्या कहेंगे, तो ध्यान रखिएगा वसा और तेल के ऑक्सीकरण को हम लोग यहाँ पे विकृत गंधिता कहेंगे, क्योंकि इसके कारण से क्या होते हैं, जो खाना होता है वो गंधहीन हो जाता है, यानी जो खाना से गंध है, जो स्वाद है वो कम हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसीलिए इसको विकृत गंधिता कहते हैं, यानी कि ये गंध को क्या कर दिया, विकृत कर दिया, यानी कि धूमिल कर दिया, खराब कर दिया, यही कहते हैं, जिसको हम आम भाषा में बासी भोजन भी बोलते हैं। विद्युत चुम्बकीय बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ का क्षार का प्रयोग किया जाता है, विद्युत चुम्बकीय बनाने के लिए। ठीक है, तो विद्युत चुम्बक बनाने के लिए जो है हम नरम लोहे का प्रयोग करते हैं, तो नरम लोहा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, नरम लोहे का प्रयोग करते हैं। अभी तक आपने क्लास को अगर लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए। हाँ, अच्छा प्रश्न, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति आंख साफ साफ देख सकती है। देखिए दूरदृष्टि दोष है तो जो दिखता है वही दोष होता है, तो दूरदृष्टि दोष है तो ये दूर की वस्तुओं को जो है अच्छे से देख पाएगा, जबकि निकट की जो वस्तु होगा उसको स्पष्ट से नहीं देख पाएगा। तो दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकती है, तो दूर की वस्तु को ही क्या कर पाएगा, ये साफ साफ देख सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब इसके साथ जो है आपसे लेंस से पूछ दे कि बताइए कि दूरदृष्टि दोष से यदि कोई व्यक्ति ग्रसित है तो उसका कौन सा चश्मा होना चाहिए या उसका निवारण कैसे करेंगे,
तो उसके लिए जो है आप उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस। और यदि निकट दृष्टि दोष होता है तो निकट दृष्टि दोष में जो है आपको यहाँ पे अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका? अवतल लेंस का प्रयोग, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और यदि आपको जरा दृष्टि दोष होता है तो इसमें जो है आपको बाइफोकल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए, तो इस प्रकार से लेंस होते हैं। लेंस के हमने आपको और भी उदाहरण बता दिए। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? देखिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है वो ओम होता है, और सूत्र यहाँ पे प्रतिरोध का पूछा गया है तो ये भी ओम के नियम में आपको इसका मिलता है, V बराबर आई आर। तो यहाँ से जो है आपको आर निकालना है तो आर बराबर क्या हो जाएगा? V बाय आई हो जाएगा। तो V बाय आई देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। 1785 में किसने प्रत्येक जीव के नामकरण की द्विपद नामकरण पद्धति यहाँ पे दिया गया था? तो ये कॉर्नेलियस के द्वारा दिया गया था, लिनियस की तरह। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे हो जाएगा सही, ठीक है, ये ध्यान रखिए। कॉर्नेलियस के द्वारा यहाँ पे द्विनाम पद्धति दिया गया था, जिसमें जीवों को जो है दो भागों में बांटे थे, एक उसके जाति और एक वंश के आधार पे। अगर हवा में ध्वनि का वेग जो है 330 मीटर पर सेकेंड है तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो कितनी होनी चाहिए ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए सिंपल से आपको ध्यान रखना है, और नॉर्मली इतना होता ही है हवा में ध्वनि की चाल। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए व्यक्ति की जो दूरी होना चाहिए वो लगभग 17 मीटर बोलते हैं, लगभग 17 मीटर, यानी कि आपका 16.5 मीटर। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखना है इसको। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो ध्वनि होती है, ध्वनि को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात ध्वनि जो है ये निर्वात में गमन नहीं कर सकती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक ठोस में होती है, फिर आपका द्रव में, और उसके बाद जो है गैस में होती है, ये भी ध्यान रखना है। और प्रकाश का जस्ट इसका उल्टा। मृदा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ निम्न में से किसे पुनर्स्थापित करते हैं जो रासायनिक उर्वरक के निरंतर उपयोग से करने से अम्लीय हो जाता है? क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। तो ये क्या होते हैं? तो ये ना क्या हो जाएंगे वो पीएच स्केल के द्वारा ये सभी ध्यान किया जाता है। और पीएच स्केल की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो सोरेनसन के द्वारा, सोरेनसन के द्वारा जो है यहाँ पे इसके द्वारा खोज किया गया था, ठीक है। और पीएच स्केल में क्या होता है कि 0 से लेकर के जो है यहाँ पे आपका 14 तक की संख्या होती है। 7 यदि पीएच मान है तो वो उदासीन है, और 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय। चलिए आगे। और यहाँ पे तत्व की संकेत बता दें। कार्बन का C होता है, परमाणु संख्या 6, नाइट्रोजन का N होता है, परमाणु संख्या 7, ऑक्सीजन का O होता है, परमाणु संख्या 8 होता है इसका। और यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो पीएच है, तो पीएच का मतलब क्या होता है? ये ना, ये हाइड्रोजन की पावर को बताता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है, ये बताता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए? रक्तचाप पूछा है, तो रक्तचाप कितना होना चाहिए ये आपसे पूछा गया है। तो रक्तचाप है जो है आपका सामान्य मनुष्य का कितना होना चाहिए? तो 120/80 होना चाहिए। तो 120/80 बहुत ही शानदार क्वेश्चन, यानी कि इजी क्वेश्चन भी है। समजात अंग है, तो समजात अंग किसको बोलेंगे? समजात अंग किसको बोलेंगे? ऐसे अंग को हम समजात अंग बोलेंगे जिसकी संरचना समान हुआ हो। क्या हो? संरचना जो हुआ हो वो समान हुआ हो, लेकिन जो उसके कार्य हो वो समान नहीं हो, कार्य अलग अलग हो, ठीक है। समजात मतलब संरचना एक जैसा हुआ हो। तो समान संरचना समान कार्य नहीं, विभिन्न संरचना नहीं, विभिन्न संरचना नहीं, समान संरचना विभिन्न कार्य। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सही का आंसर। समझ गए ना? इस बात को ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को गहने बनाने का प्रयोग किया जाता है? गहने बनाने का मतलब क्या हो गया? आभूषण के रूप में हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? आभूषण यानी कि जेवरात के रूप में। तो क्या हो जाएगा? सोना का भी प्रयोग करते हैं, चांदी का भी करते हैं, और प्लेटिनम का भी करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सभी का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए
अच्छा, आप हमको ये बताएं, आपसे ये प्रश्न पूछा गया है कि सोने का परमाणु संख्या कितना होता है। तो सोने का आपको संकेत और परमाणु संख्या बताना है, साथ में आप इन सभी का भी बता देंगे, लेकिन सोना का बताना जरूरी है। चलिए, अब जो है यहाँ पे हम लोग सामाजिक अध्ययन शुरू करते हैं, और आशा करते हैं कि आप लोगों ने क्लास को लाइक कर दिया होगा। तो एक बार आप लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिना कहे जो है आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पे क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के डिमांड पे हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेट जो है एक दिन में सेटों की संख्या बढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग का सपोर्ट भी इसमें दिखना चाहिए। केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका कहाँ स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र में। क्या हो जाएगा? मुंबई महाराष्ट्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पे होता है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो होता है मेघालय में होता है। मेघालय में कहाँ? तो मौसिनराम में होता है। तो मौसिनराम ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। और ये कहाँ है आपका? तो मेघालय में है। ये ध्यान रखना है, कहाँ है? मेघालय में है, ये आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रखिएगा, मेघालय में 3 पहाड़ है ना? गारो, खासी, जंतिया। ठीक है, ये ध्यान रखना है, गारो, खासी, जंतिया। और ये जो आपका मौसिनराम है वो कहाँ है? तो ये खासी पहाड़ी में क्षेत्र में पड़ता है। लोकसभा के पास राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तियां है। किस मामले में अधिक शक्तियां, यानी कि किस मामले में ऐसा है वो कह सकते हैं आप। तो ये कहेंगे वित्तीय मामलों में। कौन सी मामलों में? वित्तीय मामलों में जो है लोकसभा के पास राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तियां हैं। राज्यसभा क्या करता है कि धन विधेयक को ना तो ये स्वीकार कर सकता है ना अस्वीकार कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। राज्यसभा के पास जो है धन विधेयक मतलब कि धन वित्त के मामले में राज्यसभा के प्रति ये उतना क्या करते हैं, इसके पास शक्ति नहीं है। यानी कि लोकसभा को यहाँ पे अधिक शक्ति होती है धन विधेयक के मामले में। धन विधेयक का मतलब हो गया कि आपको भाई वित्तीय मामले में। ठीक है, नेक्स्ट, परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए खेती के प्रकार के रूप में जाना जाता है। केवल परिवार की यहाँ पे परिवार की इतना खेती कर लें कि बस परिवार का काम चल जाए, अपना काम चल जाए, इस प्रकार की खेती को क्या कहेंगे? तो कहेंगे जीवन निर्वाह कृषि। इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? जीवन निर्वाह कृषि, यानी निर्वाह कृषि यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केंद्रोमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान कहाँ है? कहाँ है? तो केंद्रोमुख जो है आपका ये लौह अयस्क कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में। कर्नाटक में हो जाएगा। देखिए, लौह अयस्क में सबसे अधिक जो है आपका अग्रणी राज्य वो उड़ीसा है। कौन है? उड़ीसा है। उड़ीसा जो है लौह अयस्क के साथ साथ आपका ये निकेल में भी और आपका ये बॉक्साइट में भी सबसे आगे है। ये 3 चीज में जो है उड़ीसा आगे है। लेकिन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक, क्योंकि यहाँ पे जो लौह अयस्क का खदान के बारे में पूछा है वो केंद्रमुख खदान के बारे में आपसे पूछा गया है। मुंबई की चोल किस प्रकार की इमारत थी? तो मुंबई की जो चोल थी ये आपका किस प्रकार की इमारत? देखिए, मुंबई नगर में चोल इमारतें जो थी वो ब्रिटिश शासनकाल में बनाई गई थी। और इस इमारत में जो थी वो 4 मंजिलें थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मुंबई के चोल किस प्रकार की इमारत? बहुमंजिल इमारत थी, कड़ी मंजिली इमारत, इसमें से क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? 4 इमारत का मतलब क्या हो गया? बहुमंजिली इमारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपना सर नाइट का खिताब वापस कर दिया? सर नाइट का खिताब लौटाने वाले कौन थे? देखिए, जब जो जलियांवाला कांड हुआ था, पहले तो इसका आप डेट याद रखिए। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को यहाँ पे आपका अमृतसर में, अमृतसर कहाँ पड़ता है? पंजाब में। तो पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई। इसके विरोध में जो है आपका रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया? सर नाइट की उपाधि यहाँ पे लौटा दिया गया। तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी में मिलेगा। महात्मा गांधी के द्वारा जो है भी महात्मा गांधी के द्वारा भी यहाँ पे एक उपाधि लौटाया गया जिसको बोलते हैं केसरे हिंद की उपाधि। ठीक है, पृथ्वी पर नदी, पहाड़, समुद्र को प्रदर्शित करने वाला मानचित्र क्या कहलाता है? देखिए, इसके बारे में जो है हम आपको बता चुके हैं और ये जो है आपका पूछा हुआ प्रश्न है। मतलब ये सेम टू सेम नहीं पूछा है, लेकिन इससे संबंधित आपको पूछा था
कि नीले रंग से किसको दर्शाते हैं। ठीक है, तो वैसा ही यहाँ पे कुछ दर्शाया गया है। तो यहाँ क्या कह रहा है, नदी, पहाड़, समुद्र की प्रदर्शित करने वाला मानचित्र को क्या कहा है ना, कैसे दर्शाते हैं, किस प्रकार का थी कहेंगे बताइए। तो इस सब चित्र ना दर्शाने के लिए आपको भौतिक यानी कि भौतिक मानचित्र को दर्शाएंगे, जो कि आप यहाँ पे भौतिक चीज़ों को दर्शा रहे हैं। तो भौतिक मानचित्र, देखिए मानचित्र जो होता है वो एक मुख्य रूप से आपका ये एक भौतिक मानचित्र होता है और एक राजनीतिक मानचित्र होता है। राजनीतिक मानचित्र में क्या होता है, केवल जगह के बारे में बताया रहता है। तो इसमें नदी, पहाड़, समुद्र के बारे में नहीं बताते हैं, केवल जगह के बारे में अलग अलग रंगों से ऐसे कुछ भी बता देते हैं। लेकिन जो भौतिक मानचित्र होती है वो वहाँ की पर्यावरण के बारे में भी बताते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जो नदी, पहाड़, समुद्र को दर्शाना है तो ऐसे करके आप दर्शाएंगे। नदी को जो है कैसे, जो समुद्र है, पानी है, उसको कैसे दर्शाएंगे तो वो हमें आप कमेंट में बताइए, क्योंकि हमने मानचित्र के विभिन्न रंग जो होते हैं उसके बारे में आपको बता चुके हैं। तो ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं कि नदी, पहाड़ और समुद्र को और पठार, ठीक है, पठार पर इन सबको, मैदान, मैदान को कैसे दर्शाते हैं हमें रंग से कमेंट में बताइए। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, देखिए आपको हमने बार बार कह रहे हैं कि जो विश्व युद्ध है आपका, प्रथम विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध है, इससे प्रश्न आपके बनते हैं, तो इसको आपको देख के जाना है। यदि आपने शुरू वाला सेट नहीं देखा है तो उसको आप जाके देखिए, है ना। तो वहाँ पे हमने प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध से संबंधित सारे फैक्ट को बता दिए हैं। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो निम्न में से कौन अमेरिका का राष्ट्रपति था। ठीक है, ये सभी प्रश्न जो है हम आपको डिटेल में बता चुके हैं, कौन था बताइए। तो ये थे कौन, वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन यहाँ थे। वुडरो विल्सन कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और वुडरो विल्सन का जो कार्यकाल था वो 1913 से लेकर के 1921 ईस्वी तक था। और यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध जो है कुल 4 वर्षों तक चला था, 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक। उच्च सदन, बोलिए उच्च सदन है तो उच्च सदन किसको बोलते हैं। देखिए राज्यसभा को जो है, यहाँ पे राज्यसभा जो होता है उसको हम उच्च सदन बोलते हैं। ठीक है, और जो लोकसभा होता है इसको हम निम्न सदन बोलते हैं, निम्न सदन। और राज्यसभा को उच्च सदन तो बोलते ही बोलते हैं, साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि इसको हम अस्थाई सदन भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, समवर्ती सूची। हाँ, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो समवर्ती सूची का प्रावधान जो है ये आपका कहाँ से लिया गया है, आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपको सी में देखने को ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कहाँ से लिया गया, यहाँ से। वहीं कनाडा से एक महत्वपूर्ण चीज़ें जो कि अक्सर पूछा जाता है, कनाडा से जो है यहाँ पे अवशिष्ट शक्तियाँ लिया गया है, अवशिष्ट शक्तियाँ। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियाँ जो है कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। देखिए एक होता है समवर्ती सूची, अवशिष्ट शक्ति, और आपका एक होता है आपका संघ सूची और समवर्ती सूची, राज्य सूची। समवर्ती तो लिखा हुआ है राज्य सूची। तो राज्य सूची में जो जितने भी चीज़ें आते हैं उन सभी पर अधिकार राज्य सरकार को है, यानी कि मुख्यमंत्री को है। और संघ सूची में जो चीज़ें आते हैं उस पर केवल और केवल केंद्र सरकार का होता है। जबकि जो समवर्ती सूची होता है इसमें राज्य और केंद्र दोनों का होता है अधिकार। लेकिन जो अवशिष्ट शक्तियां हैं इसमें केवल केंद्र का ही यहाँ पे शक्ति होता है, जो कि कहाँ से लिया गया है, ये कनाडा से, संविधान से। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो सबसे अधिक वर्षा वाला जिला से तो भी आपसे पूछा गया है कौन था, तो आपने कहा मेघालय का मासिनराम। ठीक है, लेकिन यहाँ बिहार में कौन सी जिला में जो होते हैं वो सबसे अधिक वर्षा होती है वो आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका किशनगंज हो जाएगा, कौन हो जाएगा, किशनगंज में जो होता है वो सबसे अधिक बारिश होती है। ठीक है, वो कितनी होती है, तो 205 सेंटीमीटर होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, आप लोग यहाँ से ये प्रश्न आ गया तो आप लोग बताएं कि जो आप लोग देख रहे हैं आप लोग किस जिले से हैं, है ना, किस जिले से हैं। यदि कोई बिहार से बाहर से है तो वो अपना स्टेट और जिला बताएंगे। और आप लोग बिहार से देख रहे हैं तो बिहार के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। दिए गए भारत के किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ हो जाएगा बताइए। ठीक है, कहाँ हो जाएगा, देखिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है आपका कहाँ हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ये आपका
अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में कितनी है न्यूनतम जनसंख्या? तो मात्र 17 है। ठीक है, क्या हो जाएगा? 17। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? ए में। ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और अधिकतम आपसे पूछ लेता तो अधिकतम भी आपको ध्यान रखना है। अधिकतम यानी कि मैक्सिमम पूछ लेता तो जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो वो हो जाएगा बिहार। बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी आदिवासी समुदाय नहीं है? आदिवासी समुदाय नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, आदिवासी समुदाय नहीं था। आदिवासी समुदाय नहीं था। करचा था, करवा था, इरुकुला था, झूम नहीं था। झूम नहीं था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका झूम खेती यहाँ पे हो जाएगा। झूम खेती भी होती है। सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान का कारण, सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण क्या है? यानी कि मुख्य कारण आपसे पूछा गया है क्या है। ठीक है, तो मुख्य कारण इसका क्या है? जन्म है। जन्म। सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण क्या है? जन्म। जन्म के आधार पर। संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1994 से अपने संचालन को निलंबित कर दिया? कौन कर दिए हैं बताइए? तो कौन कर दिए हैं? तो ध्यान रखिएगा इसमें ट्रेटिस्प काउंसिलिंग के द्वारा ये क्या कर दिया गया है? यहाँ पे निलंबित कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये आपका 1994 में 1 नवंबर से ये निलंबित कर दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र से जो है आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र को यूएनओ के नाम से आप अंग्रेजी शॉर्ट में कह सकते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में यूएनओ कहेंगे। इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर को होता है। कब होता है? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को होता है। तो आपसे ये कहा भी जाता है कि बताइए यूएनओ दिवस कब मनाते हैं? तो 24 अक्टूबर को 1945 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, इंग्लैंड में स्टंप एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? इंग्लैंड में स्टंप एक्ट यहाँ पे कब पारित हुआ है? तो ध्यान रखिएगा स्टंप एक्ट जो है 1900 बोले, ये 1765 में पारित हुआ था। 1765 में इसको पारित हुआ और 1766 एक साल बाद ही जो है इसको क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। ठीक है, निरस्त कर दिया गया, इनके हटा दिया गया। कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? देखिए, कोयला का सर्वोत्तम प्रकार जो होता है वो एंथ्रासाइट होता है। एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट, ये जितना चारों लिखा हुआ है सब कोयला का प्रकार होता है। सबसे अच्छा होता है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और उसके बाद चौथा नंबर पे पीट। सबसे घटिया कौन हो जाएगा? पीट। ठीक है, सबसे अच्छा होता है एंथ्रासाइट, लेकिन इसकी मात्रा कम उपज होती है। भारत में जो अधिक उत्पादन होती है वो बिटुमिनस की होती है। लेकिन इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पारादीप पत्तन, पत्तन मतलब बंदरगाह, किस राज्य में स्थित है? ठीक है, किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, तो पारादीप पत्तन भारत के जो पूर्वी तट पर जो है ये उड़ीसा राज्य में महानदी डेल्टा पर स्थित है। कहाँ है? महानदी डेल्टा पर स्थित है। ठीक है, महानदी डेल्टा पर ये स्थित है। नेक्स्ट, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? तो क्षेत्रवाद की कुपरिणाम क्या है बताइए? तो क्षेत्रवाद की जो भावना का जो मुख्य कुपरिणाम है वो है अलगाववाद। क्या है? अलगाववाद। तो यहाँ तक जो है आपका जीके और जीएस का क्लास पूरा हो गया इस सेट का। तो यदि आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दें। अपने प्रश्न को आप हमें अपने प्रश्न और आपके सुझाव जो भी हैं और इस क्लास के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।